प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व किया था। अब इसके बाद हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा कि कक्षा 9 में आप लोगों ने अपरिमेय संख्याओं एवं उनके गुणों से अच्छी तरह से परिचित कराया गया था, और यहाँ पे हम लोग अपरिमेय संख्याओं के अस्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। अपरिमेय संख्याएं आपको याद होगा कि जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सकें, जैसे करणी में 3 है, करणी में 2 है, करणी में 5 है, इसको व्यापक रूप से हम करणी में P कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये करणी में 3 या करणी में 2 या करणी में 5 या करणी में P ये अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हमको एक प्रमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो प्रमेय ये है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करता है, यदि P a² को विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगी, तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर कोई ये P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करने का मतलब कि अगर a² में हम P से भाग दें और यहाँ पे शेषफल अगर 0 आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि यह P a² को विभाजित करता है। तो प्रमेय ये कहता है कि अगर P a² को विभाजित करेगा तो यह P a को भी विभाजित करेगा। a को विभाजित करने का मतलब कि a में अगर P से हम भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो बच्चों, ये जो प्रमेय है वो अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करने के लिए इसका हम उपयोग करेंगे। फिर से एक बार देख लें कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। यानी कि a² में अगर हम P से भाग दें तो शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 आने का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 आने का मतलब ये हुआ कि P a² को विभाजित करता है। तो अगर P a² को विभाजित करेगा तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है। अब इसमें एक प्रमेय है कि करणी में 2 सिद्ध करना है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। फिर करणी में एक उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर 9,
ये प्रूव करना है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद से आपकी जो प्रश्नावली है, अच्छा एक और उदाहरण है कि 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों सभी सवालों को सबको हम एक ही तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रमेय के रूप में है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम इसे प्रूफ करने के लिए ये विरोधोक्ति नियम को लगाएंगे। विरोधोक्ति नियम का मतलब ये हुआ कि ये करणी में 2 यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, तो हम गलत मानेंगे कि करणी में 2 अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। तो ये गलत हम कंसीडर करेंगे, गलत मानेंगे, तो रिजल्ट भी हमको गलत ही मिलेगा। तब हम लास्ट में ये कहेंगे कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो बच्चों हमने ये मान लिया कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। दिया गया क्या है? करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने माना क्या कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। अगर करणी में 2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा है कि इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकें, b इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसको हम ऐसी परिमेय संख्या मान रहे हैं, जैसे यहाँ पे करणी में 2 बराबर a अपॉन b। अब a अपॉन b, a और b क्या होंगे? a और b पूर्णांक होंगे और b नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा पूर्णांक कंसीडर कर रहे हैं कि ये a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b सहभाज्य का मतलब क्या हुआ कि a और b का अगर हम गुणनखंड करें तो उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 है और 5 है, तो 3 और 5 का अगर गुणनखंड करें तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए ये 3 और 5 क्या होगा? सह अभाज्य पूर्णांक होगा। तो इसी तरह के हम ये a और b 2 सह अभाज्य पूर्णांक हमने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करें। ये b जाएगा तो यहाँ पे करणी में 2 से क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करणी में 2 b इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो करणी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा और b का b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर का गुणनखंड किया जा रहा है तो 2 गुणे बी स्क्वायर आ रहा है, तो 2 गुणे बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 होगा, और एक गुणनखंड 2 होने का मतलब क्या हुआ कि यह 2 इसको ए स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर में हम 2 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा है कि अगर ये ए स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो ए भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो ए यहाँ से हो जाएगा कि ए 2 से विभाज्य होगा, ए 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम कथन ए मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर यह ए 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए का हम गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में 2 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर 2 इंटू यम, यानी कि a का जो गुणनखंड होगा उस गुणनखंड में 1 2 आएगा और कोई अन्य पूर्णांक आएगा, तो उस अन्य पूर्णांक को हम यम मान लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ यम एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इसको हम पुनः दोनों पक्षों का हम वर्ग करें तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 यम स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 4 यम स्क्वायर, या नहीं इसको ऐसे कैसे करेंगे, ये a बराबर 2m जहाँ यम एक पूर्णांक है। अब इस a का मान इस समीकरण 1 में हम रखें तो a बराबर 5m, a बराबर 5 नहीं 2 है ना, a बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए बाएं पक्ष में क्या है, 2b स्क्वायर और a के स्थान पर यहाँ 2m लिखेंगे तो ये 2m का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और 2m का वर्ग हो जाएगा 4m स्क्वायर। अब यहाँ 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना अब आ गया, b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि ये b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो एक गुणनखंड 2 है यानी कि यह b स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब फिर हम प्रमेय को लगा देंगे कि अगर b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है।
तो बी स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो बी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देते हैं और इसको कथन बी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको विरोधोक्ति मिलती है, कंट्रडिक्शन मिलता है। ये ए और बी, ये जो कंडीशन है, यहाँ पे ए 2 से विभाज्य है और यहाँ पे बी भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या मान रखा था कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब कि ए और बी के गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी, ये बी 2 से विभाज्य है और ए भी 2 से विभाज्य है, यानी कि ए और बी के गुणनखंडों में 2 भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी कि एक उभयनिष्ठ ये 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो कर्ण में 2 आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। अब कर्ण में 2 परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह परिमेय नहीं है तो निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कथन ए और बी से, कथन ए और बी से, कथन ए और बी से स्मॉल ए और स्मॉल बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि तब ये कर्ण में 2 क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ से हो जाएगा कि कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा, जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर से एक बार इसे देखें कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो अब हम ये मान लेंगे कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है। जो हमको दिया गया है उसके विपरीत हमने माना है। तो अगर ये कर्ण में 2 परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक और b इज नॉट इक्वल टू 0।
अब इसी को सॉल्व किए, b यहाँ भाग है तो इसमें जाएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा करणी में 2b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस a स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो a स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, इसका मतलब यह a स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब हमने प्रमेय पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अब ये एक स्टेटमेंट हमारा हो गया। फिर इसके बाद से a बराबर, अगर यह a 2 से विभाज्य है तो a को हम 2m लिख सकते हैं। 2m क्यों लिख सकते हैं भाई, 2 से विभाज्य है तो a का एक गुणनखंड 2 होगा, कोई दूसरा और पूर्णांक होगा, दूसरा पूर्णांक को हमने मान लिया कि m है, तो a बराबर कितना हुआ 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब इस a के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो यहाँ पे 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, a के स्थान पर 2m लिखेंगे तो ये 2m का वर्ग होगा, तो यहाँ 4m स्क्वायर होगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो ये b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब ये b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हमको क्या बता रहा है, हमको ये बता रहा है कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b स्क्वायर का वर्गमूल यानी कि b भी 2 से विभाज्य होगा। ये हमारा स्टेटमेंट b हो गया। अब a और b इन दोनों को थोड़ा सा आप ध्यान दें कि a क्या कह रहा है 2 से विभाज्य है, b भी कह रहा है 2 से विभाज्य है, और हम ऊपर जो माने थे वो क्या माने थे कि a और b के गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि यहाँ पे 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कंसिडरेशन था, जो हमारा मानना था वो गलत था। ठीक है, इसीलिए हमको गलत रिजल्ट मिला है। तो हमने माना क्या था कि यह करणी में 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो हमको गलत रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि करणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सबको हम लोग प्रूव करेंगे, सबका प्रोसेस एक ही है। प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 9 है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ठीक उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे अभी अभी हम लोगों ने एक प्रमेय करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है को प्रूव किया है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। दिया गया क्या है कि अपरिमेय, और इसका उल्टा हमने मान लिया है। तो अब अगर यह करणी में 3 परिमेय संख्या है तो इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या होगा, सह अभाज्य पूर्णांक होगा और b 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके दोनों पक्षों को हमने यहाँ पे b का इसमें गुणा हो जाएगा, तो करणी में 3b बराबर a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इस करणी में 3 का वर्ग 3 b स्क्वायर और इसका a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि a स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तो a स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर में अगर हम 3 से भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि यह a स्क्वायर 3 से क्या होगा, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब अभी हमने प्रमेय पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसका वर्गमूल यानी कि a भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब ये इसको हम मान लेते हैं कि ये पहला हमारा कथन है। अब अगर यह a 3 से विभाज्य है तो a का जब हम गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में 3 आएगा और कोई पूर्णांक संख्या होगी, तो हमने मान लिया a बराबर 3m, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब इस a के मान को हम समीकरण नंबर 1 में ले जा करके रख दें तो समीकरण 1 है 3b स्क्वायर
और a का मान कितना है, a के स्थान पर 3m लिखेंगे तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको वर्ग करेंगे तो 9m स्क्वायर, अब ये 3 आएगा तो यहाँ भाग हो जाएगा, 3 3 9, ये कट करके यहाँ पे 3m स्क्वायर आ गया और यहाँ b स्क्वायर। अब हमको ये दूसरा समीकरण हो गया। ये दूसरा समीकरण हमको क्या बता रहा है कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, यानी कि b स्क्वायर में अगर 3 से हम भाग दें शेषफल 0 आएगा, यानी कि b स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और प्रमेय हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर b स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब कथन ए और कथन बी पर आप ध्यान दें। इसमें कथन ए में कह रहा है कि ए 3 से विभाज्य है और कथन बी कह रहा है कि बी भी 3 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मान क्या रखा है कि ए और बी सहभाज्य है। जब ये दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसका मतलब कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा। तो अगर ए और बी का एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड आ गया तो इसका मतलब कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ए और बी अगर सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब कर्ण में 3 परिमेय संख्या नहीं है। अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा, अतः कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 10 है कि दर्शाइए कि 5 माइनस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम वैसे ही करेंगे। आपको याद होगा कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को पूर्णांक में या परिमेय संख्या में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो भी वो अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होती थी। तो इसको हम लोगों ने कक्षा 9 में देखा था। तो खैर चलिए, यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि 5 माइनस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही क्रिया जो पीछे हम लोगों ने सवालों में किया है। माना 5 माइनस कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, यानी कि 5 माइनस कर्ण में 3 अपरिमेय है। हमने मान लिया कि यह परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, परिमेय है। तो अगर ये परिमेय है तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 माइनस कर्ण में 3 बराबर a बटे b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कर्ण में -3 को हम दाएं पक्ष में लेके चले आएँ, इसको इधर लेके चले आएँ तो ये कितना होगा, 5 माइनस a अपॉन b बराबर कर्ण में 3। ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू कर्ण में 3। अब इस कर्ण में 3 को इधर लिख ले और ये हो जाएगा 5b माइनस a b 5b माइनस a अपॉन b, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 5 आपका पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। तो हम ये जानते हैं कि ये आपका पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक है, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो यह भी परिमेय संख्या होगी। जबकि हम पीछे ये प्रूफ कर चुके हैं कि कर्ण में 3 एक परिमेय, कर्ण में 3 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब ये हम गलत यहाँ रिजल्ट माने हैं, तो ये चीज़ हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है परिमेय संख्या, जबकि कर्ण में 3 क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कल्पना है वो गलत है। अगर गलत है तो सही क्या है, यानी कि 5 माइनस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे चाहे तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर अगले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 11 है
कि दर्शाइए कि 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान लिए हैं कि 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए के विपरीत है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करें। b का इसमें हम गुणा करें, या यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 करणी में 2 बराबर a अपॉन b है, तो ये हो जाएगा करणी में 2 बराबर a अपॉन 3b। ठीक है, ये 3 यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा। अब a और b क्या है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दाएं पक्ष की जो संख्या है वो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या होगी तो अब इधर देख रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि असत्य है ये। तो यहाँ पे a और b अगर पूर्णांक है तो a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।